नमस्कार। अच्छा, जब भी हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, यही सब ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि संविधान की असली जान, उसका जो प्रैक्टिकल साइड है, वो कहाँ छिपा है? वो छिपा है उसकी 12 अनुसूचियों में। और ये सिर्फ कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है, ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ 12। सुनने में शायद कम लगे, है ना? पर इन्हीं 12 अपेंडिक्स में वो सारी डिटेल्स हैं, वो सारे प्रैक्टिकल रूल्स हैं जो भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश को चलाने के लिए चाहिए। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अनुसूची या शेड्यूल है क्या चीज? तो इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए संविधान एक बिल्डिंग है, तो जो आर्टिकल्स हैं वो उस बिल्डिंग का ढांचा है, उसकी दीवारें हैं। लेकिन अनुसूचियां वो हैं उस बिल्डिंग का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट। मतलब बिजली की वायरिंग कहाँ से जाएगी, कौन सा कमरा किस लिए इस्तेमाल होगा, पानी का पाइप कहाँ लगेगा, ये सारी प्रैक्टिकल बातें। बेसिकली ये संविधान का हाउ टू मैनुअल है। अब इन 12 अनुसूचियों को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम इन्हें 4 हिस्सों में बांट लें। पहला, देश का फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। तीसरा, शासन के नियम क्या हैं। और चौथा, जमीनी स्तर पर सरकार कैसे काम करती है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्र का ब्लूप्रिंट। ये जो शुरू की अनुसूचियां हैं ना, ये भारत की फिजिकल और पॉलिटिकल पहचान की नींव रखती हैं। मतलब ये बताती हैं कि भारत असल में है क्या और इसे चलाने वाले बड़े बड़े अधिकारी कौन हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अनुसूची एक तरह से भारत का नक्शा तैयार करती है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, सब कुछ। और फिर आती है अनुसूची 4, जो उसी नक्शे पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तय करती है। मतलब ये बताती है कि किस राज्य को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। तो आप देखिए ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का कितना सीधा कनेक्शन है। अच्छा, देश को चलाने वाले लोगों के लिए भी तो नियम एकदम साफ होने चाहिए, है ना? तो अनुसूची 2 उनके वेतन और भत्तों की बात करती है, प्रेसिडेंट से लेकर जजों तक। और दूसरी तरफ अनुसूची 3 उस शपथ का फॉर्मेट देती है जो वो पद संभालने से पहले लेते हैं। तो एक तरफ है कॉम्पेंसेशन और दूसरी तरफ है देश के प्रति कमिटमेंट। दोनों ही जरूरी हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। भारत इतना बड़ा, इतना डाइवर्स देश है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, केंद्र और राज्यों के बीच पावर शेयर कैसे होगी। मतलब ये बहुत बेसिक सवाल है कि नहीं? कि भाई देश में कौन क्या करेगा, सड़कें कौन बनाएगा, डिफेंस की जिम्मेदारी किसकी है, एजुकेशन किसके हाथ में होगी, केंद्र के या राज्य के। इस बड़े और उलझे हुए सवाल का जवाब हमें मिलता है 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची ने क्या किया? इसने पावर को 3 लिस्ट में बांट किया। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। इन पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस, एग्रीकल्चर जैसे स्थानीय मामले हैं जो राज्यों के हाथ में हैं। और फिर एक तीसरी लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें एजुकेशन, मैरिज जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यही सिस्टम भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। पावर शेयरिंग में ट्राइबल एरियाज का भी खास ध्यान रखा गया है। अनुसूची 5 जो है वो देश भर के शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन के लिए एक जनरल फ्रेमवर्क देती है। लेकिन अनुसूची 6 कुछ खास है। ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज को स्पेशल पावर्स देती हैं, उनकी यूनिक कल्चर को बचाने के लिए। यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं जो अपने मामले खुद देखती हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर। इसमें वो शेड्यूल्स हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस तय करते हैं, कुछ स्पेशल कानूनों को मैनेज करते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। इन्हें आप खेल के नियम कह सकते हैं। भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मतलब हमारी भाषाओं की विविधता, हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। और 8वीं अनुसूची इसी का सम्मान करती है। ये 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देती है। इसका मतलब ये है कि देश का कामकाज सिर्फ एक भाषा में नहीं, बल्कि इन सभी भाषाओं में हो सकता है। ये हमारी कल्चरल रिचनेस को दिखाता है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, जो बहुत यूनिक है और कई बार कंट्रोवर्शियल भी रही है। देखिए, इसे शुरू में इसलिए बनाया गया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स जैसे जरूरी कानूनों को कोर्ट्स में चैलेंज करने से बचाया जा सके, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ क्यों ना हो। ये एक तरह से जुडिशियल रिव्यू से बचाने वाली ढाल थी। हालांकि वक्त के साथ इसकी पावर्स पर काफी बहस हुई है।
ये सवाल तो अक्सर हम सब के दिमाग में आता है ना, कि कोई नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है और फिर कुर्सी के लिए या किसी और वजह से दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इसे रोकने के लिए क्या कोई कानून है? जी बिल्कुल है। इसका जवाब है 10वीं अनुसूची। इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इसे 1985 में लाया गया था ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोका जा सके। इसके हिसाब से अगर कोई चुना हुआ नेता अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। देखिए, संविधान का ढांचा सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित नहीं है। ये शासन को, पावर को भारत के हर गांव, हर शहर तक पहुंचाता है। ये लोकतंत्र को असल में ग्रास रूट्स तक ले जाने वाला एक हिस्टोरिक स्टेप था। 1992 में 2 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, जिन्होंने आखिरी 2 अनुसूचियों को जोड़ा। 73rd अमेंडमेंट ने 11वीं अनुसूची बनाई। इसने गांवों की पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए, जैसे सड़कें, पीने का पानी वगैरह। और ठीक वैसे ही 74th अमेंडमेंट ने 12वीं अनुसूची बनाई, जिसने शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज को 18 विषयों पर शक्तियां दी, जैसे अर्बन प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सीधी सी बात है, ये अनुसूचियां संविधान को सिर्फ एक थ्योरी की किताब होने से बचाकर एक प्रैक्टिकल वर्किंग गाइड बनाती हैं। ये वो जरूरी डिटेल्स देती हैं जिनसे ये पक्का होता है कि शासन का पूरा ढांचा जमीन पर भी ठीक से काम करे। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, नई नई चैलेंजेस का सामना कर रहा है, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या क्लाइमेट चेंज हो, आपको क्या लगता है इन 12 ब्लूप्रिंट्स में से कौन सा भारत के अगले चैप्टर को लिखने में सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल निभाएगा? जरूर सोचिएगा इस पर।